एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा 10 साल का बेटा अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके कान के नीचे रख कर दिया तो वो मुझ पर चिल्ला उठा और कहने लगा, मैं भी जानता हूँ आपके बारे में। आपने दादी के साथ क्या क्या किया है। जो मैंने हाथ उसके ऊपर उठाया था मारने के लिए, अब अपनी हाथों को नीचे करने लगा और उससे पूछने लगा, तुम्हें किसने बताया कि मैं दादी के साथ क्या क्या करता था। उसने कहा कि मेरा दोस्त मुझसे बता रहा था कि तेरे पापा पहले तेरे दादी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। सारा घर का काम दादी से ही करवाते थे और खुद घूमते रहते थे। मेरी माँ भी दादी के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। दादी से अपने कपड़े भी धुलवाती थी। लेकिन अचानक से न जाने क्या हुआ, तेरे पापा अब दादी से बहुत प्यार करते हैं और तेरी माँ भी अब कुछ नहीं बोलती। बताओ पापा, आपने दादी के साथ ऐसा क्यों किया था। मैं अपने 10 साल के बेटे को देखकर हैरान रह गया कि लोग दूसरे के घरों का कितना ध्यान रखते हैं कि कौन क्या करता है और कौन किसके साथ बुरा व्यवहार करता है। आज मैं अपने बीते हुए कल को अपने बेटे को बताने लगा। कुछ 10 साल पहले की बात है। सब कहते हैं कि तेरी मोहब्बत बेकार है और तू नाजायज औलाद है। मैं जब माँ से अपने बारे में पूछता वह घबरा जाती। मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। जो ही मैंने शादी की अपने माँ को नौकरानी बना दिया। मेरी बीवी माँ पर जुल्म करने लगी और गालियाँ देती। मैं कुछ न कहता। जब बीवी ने बताया, रोज कमरे की खिड़की से कोई जवान लड़के तुम्हारे माँ से मिलने आते हैं और वह भी कमरे में हैं। मैं गुस्से से दरवाजा खोला, माँ के कमरे में गया तो शर्म से ही बिल्कुल लड़खड़ा गया। ये थी कहानी की शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी, क्योंकि मैं घर आते ही माँ को आवाज देना शुरू कर दी। मेरे इस तरह चिल्लाने पर मेरी माँ जल्दी से कमरे से बाहर आई थी। परेशानी से उनके चेहरे से झलक रही थी। वह बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। मैं बोला, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं। तुमने तो मुझे घर से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तुम मुझे मेरे बाप के बारे में क्यों नहीं बताती, मुझसे मेरी पहचान क्यों छुपा रही हो। मैं बाहर मुंह छिपाता फिर रहा हूँ। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम नाजायज औलाद हो। तो माँ बोली, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लोगों की बातों पर कान मत धरा करो। मैं लोगों की सुनती होती शायद आज जिंदा ना होती। जब से मैंने होश संभाला है हर चीज के लिए तरसा, यहाँ तक कि बाप की मोहब्बत और उनके प्यार के लिए भी। मुझे तो यहाँ तक मालूम नहीं था मेरा बाप कौन है और कहाँ पर है। मैं अपने बाप को देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। जब मैं गली मोहल्ले के बच्चों को अपने बाप के साथ प्यार और लाड करते हुए देखता तो मेरे दिल में भी तरस पैदा हो जाती। काश मेरा बाप भी इसी तरह मेरे नखरे उठाता। लेकिन ये मेरी हसरत रह गई। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया। माँ 2 दिन तक मुझे डॉक्टर के पास लेके जाती रही, लेकिन मेरा बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपने माँ की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। माँ मेरा सर दबा रही थी और साथ में रोती जा रही थी। मुझे अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। तो मैं बोला, माँ तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये मेरा बचपन का प्यार था जो मैं अपनी माँ से करता था। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ लोगों की जहरीली बातों ने मुझे बदल कर रख दिया था। कोई कहता कि तू नाजायज औलाद है तो कोई कहता तेरी माँ का करैक्टर अच्छा नहीं है। ये सब सुनकर मुझे माँ से नफरत होने लगी थी। ये नफरत इस हद तक हो गई थी कि मेरा घर आने को दिल नहीं करता था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी माँ की मोहब्बत कम न हुई। मैंने 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया। जब मैं थोड़ा जवान हुआ मुझे एहसास हुआ मैंने पढ़ाई छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब ना तो मेरे पास कोई डिग्री थी और ना ही कोई कारोबार था। मैं अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था। मुझे परेशानी में देखकर एक दिन मेरी माँ मुझसे बोली, बल्लू तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो मैंने बड़ी तीखी आवाज में बोला, मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो। वह तो चुप हो गई। मैं बोला, मुझे कारोबार के लिए कुछ पैसे चाहिए, लेकिन कोई भी मुझे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं नाजायज औलाद हूँ। अगर आज मेरा बाप मेरे साथ होता तो मैं कभी भी ऐसे दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता। ये सुनने के बाद माँ बोली, तुम 1 मिनट यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। जब माँ वापस आई तो उनके हाथ में कपड़े की एक पोटली थी। न जाने पोटली में क्या था। माँ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, बल्लू ये रख लो, हो सकता है इससे तेरी परेशानी कुछ कम हो जाएगी। वैसे भी अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये तो मैंने तेरी दुल्हन के लिए रखा था। लेकिन अब जबकि तुझे इसकी ज़रूरत है तो तुम इसे बेचकर अपना कारोबार शुरू कर लो। कारोबार चल पड़ा तो अपनी दुल्हन के लिए नया बनवा लेना।
मैं चुप से वह पोटली पकड़ी और घर से निकल गया। वह जेवर बेचकर मैंने कुछ सामान लाया और एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोली। पता नहीं वो मेरी मेहनत का नतीजा था या फिर मेरी माँ की दुआओं का असर था। मेरी दुकान में हर वक्त ग्राहकों का काफी भीड़ लगा रहता। मेरी उस छोटी सी दुकान ने एक बहुत बड़ी दुकान की शक्ल बना ली। एक दिन जब मैं थका हारा दुकान से घर आया तो माँ बोली, बल्लू बेटा, अब तो तुम्हारा दुकान भी चल पड़ा है। भगवान की तुम पर बहुत कृपा है, कारोबार भी चल पड़ा है, तुम शादी की उम्र को भी पहुंच गए हो। मैं सोच रही हूँ कहीं अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दूं। मैं बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं, और जब मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मेरी ऐसी बातें सुनकर माँ बेबसी से चुप हो जाती। मेरा सारा दिन दुकान पर बीतता था। रात को जब मैं वापस घर आता तो माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था, जिसका माँ को बहुत दुख था। दिन ब दिन मुझे माँ से नफरत होती जा रही थी। एक दिन रात को जब मैं दुकान से वापस आया तो माँ मेरे लिए खाना लेकर आई। मैं बड़ी गुस्से से बोला, मुझे नहीं खाना। तो माँ बोली, बल्लू तुझे क्या हो गया है, क्यों मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा रहता है? तो मैं बोला, मैं ऐसे ही रहूंगा जब तक मुझे मेरे बाप के बारे में नहीं बता देती। मेरा बाप कौन है? ये सुनकर माँ घबरा जाती थी। यही वजह थी मुझे माँ से नफरत हो गई थी। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि लोगों का कहना बिल्कुल सच है, मैं अपनी माँ की नाजायज औलाद हूँ। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मेरी माँ मुझे मेरे बाप के बारे में जरूर बताती, क्योंकि मैं अपने बाप के बारे में जितना चाहता था। बीते दिनों के साथ मुझे एक लड़की पसंद आई जो कि अक्सर मेरी दुकान पर कॉस्मेटिक का सामान लेने आया करती थी, जिसका नाम अल्पना था। अल्पना मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगने लगी थी और मैं उससे शादी करना चाहता था। अल्पना मेरे इरादे से बिल्कुल बेखबर थी। वह नहीं जानती थी मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अल्पना से उसके घर का पता लिया क्योंकि मैं उसके घर वालों से मिलना चाहता था। रात को जब मैं घर लौटा तो मैं इस बारे में बात की। मैं अपनी माँ से बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बताना पड़ा क्योंकि माँ को साथ लेकर जाना जरूरी था। अल्पना का हाथ मैं खुद जाकर नहीं मांग सकता था। संडे का दिन था और माँ अल्पना के घर रिश्ता लेकर गई। अल्पना के घर वालों को मैं बहुत पसंद आया था क्योंकि मैं शक्ल व सूरत से भी अच्छा खासा दिखता था। ऊपर से अपना कारोबार था। मेरा रिश्ता पक्का होने के बाद माँ बहुत खुश नजर आने लगी थी। वह अपने दिल में बहुत से अरमान लिए बैठी थी। रिश्ता होने से 1 महीने के बाद हमारी शादी भी हो गई थी। अल्पना को पाकर मैं बहुत खुश था। जिंदगी में ये पहली बार हुआ था कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया। शादी के बाद मैं काफी दिन तक दुकान पर नहीं गया था। मैं और अल्पना हर दिन बाहर जाते और बाहर से ही खाना खाकर रात को काफी देर घर लौटते थे। माँ जब तक हम घर ना लौटते वे हमारा इंतजार करती रहती। हमारे घर आने पर कहती, बेटा जल्दी घर लौट आया करो, शहर के हालात बहुत खराब है। मुझे माँ की बातों से बहुत गुस्सा आने लगता। मैं बोला, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं हम अच्छी तरह जानते हैं और आपको जताने की जरूरत नहीं है कि आपको हमारी इतनी फिक्र है। कहते हुए मैंने अल्पना का हाथ पकड़ा और कमरे में चला गया। अल्पना माँ के साथ मेरे इस व्यवहार पर बहुत हैरान हुई। मैं बोली, बल्लू ये आप माँ जी से किस तरह से बात कर रहे थे? मैं बोला, उनको यही शब्द समझ में आता है। हमारी शादी को 1 साल का टाइम हो चुका था। इस बीच अल्पना भी समझ चुकी थी मैं अपनी माँ को कितनी इज्जत देता हूँ। अब तो अल्पना भी माँ को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी क्योंकि वह जान चुकी थी मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता। अल्पना के आने के बाद मैंने माँ को नौकरानी बना दिया। मेरी पत्नी मेरे सामने माँ को बुरा भला कहती, गालियाँ देती। मैं कुछ न कहता क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि मेरी माँ अच्छे किरदार की नहीं थी। मैं उसकी नाजायज औलाद हूँ। माँ बुढ़ापे में भी घर का सारा काम करती। मेरी पत्नी हर छोटे मोटे काम के लिए मेरी माँ को ही कहती। अगर कभी माँ की तबीयत खराब होती और माँ काम ना कर पाती तो मेरी पत्नी माँ को गालियाँ देती और बुरा भला कहती। ये सब जानने के बावजूद भी मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि मैं तो खुद ही यही चाहता था। एक दिन माँ को बहुत तेज बुखार हो गया। जब मैं घर लौटा तो माँ बोली, बल्लू बेटा मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, बुखार की वजह से मेरा पूरा बदन टूटता जा रहा है। मैं बोला, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, घर में कोई दवाई पड़ी होगी खा लो। वैसे भी मैं थका हारा घर लौटा हूँ और तुमने आते ही अपनी बीमारियों का रोना पीटना शुरू कर दिया। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता फिरूं। माँ चुप से जाकर अपने कमरे में चारपाई पर लेट गई। मैं अपनी पत्नी से बोला, अल्पना घर में अगर बुखार की कोई दवाई पड़ी है तो वह माँ को दे दो। अगर उनका बुखार ज़्यादा तेज हो गया तो खामखा हमें ही मुसीबत आएगी। तो मेरी पत्नी बोली, कुछ नहीं हुआ, माँ को झूठ बोल रही है,
सिर्फ ये काम ना करने के बहाने हैं। वे चाहती हैं कि मैं इस हाल में घर का सारा काम करूं, जबकि उन्हें तो खुश होना चाहिए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन देखो, वह तो उल्टा बीमार होने का बहाना कर रही हैं। तो मैं बोला, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो और बिना वजह की टेंशन मत लिया करो। माँ तो है ही ऐसी। मैं दिन भर का थका हुआ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कब सो गया। गर्मी इस तरह थी कि रात को जब मेरी आंख खुली तो मेरा गला सूख रहा था। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया, जबकि माँ का कमरा किचन के साथ था। तो मुझे माँ के कमरे से आवाज आई। जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो माँ बेहोशी में बोल रही थी, नहीं बल्लू, मेरा बच्चा है, मुझसे मत छीनना। मैंने उसे पाला पोसा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं माँ की चारपाई के पास गया और बाजू से पकड़कर जगाने लगा तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि माँ बुखार में तड़प रही थी। बुखार इस तरह तेज था जैसे लग रहा था पास में कोई चूल्हा जल रहा हो। उस दिन मुझे माँ पर बहुत तरस आया। मेरे दिल में डर पैदा हो गया। मैंने माँ को जगाया और बोला, माँ चलो अस्पताल चलते हैं, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। माँ के लिए थोड़ा फिक्रमंद हुआ था। मुझे फिक्र में देखकर माँ बोली, बेटा तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, अब तो रात काफ़ी हो गई है, तू ऐसा कर जाकर आराम कर, सुबह देखी जाएगी। माँ मुझे अपना दर्द नहीं बताती थी। उनका दर्द उनके और उनके भगवान तक ही रह गया था। माँ के एक बार कहने पर मैं उठकर कमरे में चला आया और सो गया। सुबह मुझे बहुत बेचैनी सी हुई। मैं उठने के बाद जल्दी माँ के कमरे में आया तो देखा पूजा घर के सामने बैठी माला जाप कर रही थी। मुझे देखकर बोली, बल्लू मेरे पास आओ। मैं ना चाहते हुए भी जाकर माँ के पास बैठ गया तो माँ बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से परेशान हो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं मैं परेशान नहीं था, बस ऐसे ही तुम्हें देखने चला आया। इतना कहने के बाद मैं चुप से उठकर बाहर आ गया। मेरी पत्नी जो बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी बोली, अपनी माँ से कह दो कि जल्दी से नाश्ता बना दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है मुझे खाना टाइम पर चाहिए होता है। वैसे तो वो बड़ा दिखावा करती हैं। मैं बहुत खुश हूँ। काम करने के टाइम उनको बड़ी बीमारी लग जाती है। शायद माँ ने हमारी बातें सुन ली थी। नाश्ता बनाने के लिए माँ किचन में चली गई। हम दोनों पति पत्नी के लिए नाश्ता बनाया और घर के सारे काम निपटाए। नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हुआ और दुकान पर चला गया। दोपहर के टाइम माँ ने किसी लड़के को दुकान पर भेजा। अल्पना की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जल्दी घर आ जाओ। मैंने सब कुछ वहीं छोड़कर भागते हुए घर आया, क्योंकि मेरा घर दुकान से कुछ ही दूरी पर पड़ता था। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि अल्पना की हालत काफी बिगड़ी हुई है, तो माँ को खूनखार नजरों से देखने लगा। माँ तुम कहाँ थी जब तुम्हें पता है कि अल्पना की हालत अचानक बिगड़ जाती है तो तुम्हें अल्पना के पास ही रहना चाहिए था, मगर नहीं, तुमसे हमारी खुशियाँ कहाँ बर्दाश्त होती है, तुम तो हमारी खुशियों की दुश्मन हो। माँ बहते हुए आंसू के साथ बोली, नहीं बल्लू बेटा, मैं काम में बिजी थी और फिर अल्पना ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अंदाजा नहीं था उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, वरना मैं खुद ही उसको डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी पत्नी तकलीफ के मारे करा रही थी। मैंने जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया। माँ हमारे पीछे पीछे आई और गाड़ी में बैठने लगी तो मैं बोला, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इसे ले जा सकता हूँ। मैं माँ पर उंगली उठाते हुए बोला, अगर अल्पना को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं गुस्से से दहाड़ा तो माँ डरकर साइड में खड़ी हो गई और अपनी आंखों में आई नमी को अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ करने लगी। मैं अपनी पत्नी को जल्दी अस्पताल ले गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और बोली, आपकी पत्नी ने मुर्दा बेटे को जन्म दिया है और आपकी पत्नी की हालत बहुत खतरे में है। मैं बोला, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी पत्नी को बचा लीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, महंगी से महंगी दवाई दें, मगर उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को तो खो चुका हूँ, अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता। तो डॉक्टर बोली, आप फिक्र ना करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरी पत्नी 1 हफ्ते के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी। उस बीच ना मुझे घर का होश रहा और ना ही दुकान का। मैं अपनी पत्नी को लेकर घर गया तो माँ हमें दूर से ही देखकर भागती हुई हमारे पास आई। हमारे खाली हाथ देखकर माँ बोली, बल्लू बच्चा किधर है? मैं तो तीखी शब्दों में बोला, उसे तो मार दिया तुमने, मेरे बच्चे की मौत की वजह तुम हो। बच्चे की मौत का सुनकर माँ बहुत रोई और बोली, मैं क्यों मारूंगी तेरे बच्चे को, आखिर को वो मेरा भी तो खून था। मैं तो बड़ी बेसब्री से तेरे बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने अल्पना का ध्यान नहीं रखा और काम में लगी रही। तो मैं बोला, माँ बस भी कर दो, मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, जाओ अपना काम करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मैं अपनी पत्नी को साथ लिया और कमरे में आ गया।
कुछ देर के बाद मेरी माँ पत्नी के लिए सूप बनाकर लाई। बोली, बेटी ये सूप पी लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हारे शरीर में कमजोरी भी नहीं रहेगी। माँ ने सूप वाला बर्तन मेरी पत्नी के आगे किया तो मेरी पत्नी ने वह बर्तन पकड़कर जमीन में दे मारा। बोली, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। बर्तन लुढ़क कर बड़ी तेज आवाज से जमीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। माँ बोली, अल्पना तुमने क्या किया? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई थी, तुमने जमीन पर दे मारा। मैं नहीं जानती कि मुझसे कौन सी ऐसी बड़ी गलती हुई है जिसके लिए तुम दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैंने तो कभी भी तुम दोनों को अच्छे बुरे के लिए नहीं कहा। तो मैं बोला, माँ तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो मैं हूँ जिससे तुमने नाजायज पैदा किया, और फिर तुम ये भी नहीं बताती कि मेरा बाप कौन है और वे कहाँ है। मैंने कहा तो माँ हमेशा की तरह उस दिन भी घबरा गई, अपने माथे पर आए पसीने को साफ करने लगी और बोली, तेरे लिए यही अच्छा है, तू अपने बीते हुए कल के बारे में ना जाने, उसी में ही हम सबकी भलाई है। तो मेरी पत्नी बोली, माँ जी आप सीधे तरह कहिए ना कि बल्लू आपकी नाजायज औलाद है। अगर ये नाजायज भी है तो कोई तो उसका बाप होगा, आप बता क्यों नहीं देती वह कौन है। लेकिन माँ पर हमारी बातों का कुछ असर नहीं हुआ और माँ चुप से कमरे से बाहर चली गई। अपने बच्चे खोने के बाद मेरी पत्नी को नॉर्मल होने में कई दिन लगे। उस बीच मेरी कोशिश होती थी माँ उसके कमरे में ना जाए, क्योंकि जब भी वो माँ को देखती तो उसका जख्म ताज़ा हो जाता। मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार अपनी माँ को समझते थे। माँ घर का सारा काम करने के बाद खाना बनाकर रख देती। हमारा दिल चाहता तो हम खा लेते, वरना आते हुए कुछ खाने के लिए ले आता था। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे बोली, बल्लू अब मुझे तुम्हारी माँ इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती, क्यों ना हम उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आए। तो मैं सोच में पड़ गया, चाहे उनका किरदार अच्छा नहीं था लेकिन थी तो मेरी माँ। फिर मुझे इस बात से ज़्यादा लोगों की बातों की फिक्र थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि पत्नी के आने के बाद माँ को घर से निकाल दिया। मैं बोला, नहीं अल्पना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने माँ को घर से निकाल दिया तो लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ेगी। रहने दो उसे एक कोने में, वैसे भी माँ का फायदा ही तो है, वह घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, कपड़े, किचन सब कुछ करती हैं। अगर वह यहाँ से चली गई तो सारी जिम्मेदारी तुम पर आ जाएगी। तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने तुम्हें पूरा रेस्ट करने के लिए कहा है। मैं नहीं चाहता तुम अपनी सेहत के बारे में जरा भी रिस्क लो, पहले ही तुम इतनी मुश्किलों के बाद नॉर्मल हुई हो। तो मेरी पत्नी बोली, ये तो है। थोड़े गुस्से में हंसते हुए बोली, वैसे बल्लू हमें मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है तो हमें उन्हें इस घर से निकालने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बोला, अच्छा तो तुम यहीं बैठो, माँ ने खाना बना दिया होगा, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर लेकर आता हूँ। जब मैंने जाकर किचन में देखा तो सब बर्तन खाली पड़े हुए थे। इसका मतलब था आज माँ ने खाना नहीं बनाया। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आ गया। कुछ देर के बाद माँ हाथ में गिलास लिए डगमगाते हुए कदमों के साथ किचन में आई। तो मैं बोला, आज खाना क्यों नहीं बनाया? अगर नहीं बनाना था तो हमें पहले बता देती, मैं बाहर से कुछ ले आता। तो माँ बोली, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे तो ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा है, बुखार उस दिन से जा ही नहीं रहा, मेरी जान से चिपक गया है। दवाई खा लेती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ और दवा का असर खत्म होने के बाद बुखार फिर से आना शुरू हो जाती है। मैं बोला, अच्छा ज्यादा बहाने मत बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ, मैं बाहर से लेकर आया करूँगा। और फिर मैं किचन से निकलकर कमरे में चला गया जहाँ मेरी पत्नी बैठी खाने का इंतजार कर रही थी। मैं बोला, अल्पना माँ ने तो आज कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि माँ को बुखार है। मैं ऐसा करता हूँ, खाने के लिए बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। तो मेरी पत्नी गुस्से से बोली, ये सब ना करने के बहाने हैं, दिन ब दिन माँ कामचोर होती जा रही हैं। मैं चुप से खाना लेने के लिए बाहर चला गया, क्योंकि ये तो मुझे भी पता था माँ को बहुत तेज बुखार है। अंदर से मेरा जमीर मुझे बता रहा था, तू कैसा बेटा है जिसे अपनी पत्नी का तो बड़ी फिक्र है लेकिन माँ की जरा बराबर भी फिक्र नहीं, जिसने तुझे पैदा किया, तेरे लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, मेहनत मजदूरी करके तुम्हें इस काबिल बनाया, आज तुम अपने पाँव पर खड़े हो गए हो, लेकिन तब भी मैंने अपने जमीर की ना सुनी। मेरी पत्नी ठीक हुई तो मेरी वही रूटीन शुरू हो गई। मैं सुबह को जाता और शाम को घर लौटता। एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली, तुम्हारे माँ के कमरे में रोज खिड़की से कुछ जवान लड़के तुम्हारी माँ से मिलने आते हैं, वे अभी भी कमरे में ही हैं। मैंने गुस्से से दरवाज़ा खोला, माँ के कमरे में गया। शर्म से मेरा पूरा बदन ठंडा हो गया, क्योंकि मेरे सामने जो सच्चाई थी उसे मैं कभी भी मना नहीं कर सकता था। मैं जाकर माँ के कदमों में बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे रोने पर मेरी माँ तड़प उठी और बोली, पगले तू क्यों रो रहा है? मैं माँ के पैरों को हाथ लगाते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो,
मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत कहा और बुरा भला कहता रहा। नहीं जानता था कि दुनिया तुम्हारे बारे में गलत कहती है। मैं दुनिया की बातों में आकर तुमसे दूर हो गया और तुम्हें गलत समझता रहा। तुम गलत नहीं थी, बल्कि दुनिया गलत है। मैं गलत हूँ जिसने तुम्हें गलत औरत समझा। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है। वह नफरत जो तुमसे करता था। माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया। माँ बोली, ना, ये दुनिया वाले गलत है, ना तुम गलत हो। ये सच है, तुम बिन बाप के बेटे हो, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। मैं हमेशा तुमसे सच छुपाती रही। मुझे डर था कहीं तुम सच जानने के बाद मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं बोला, कौन सा सच माँ, आप किस सच की बात कर रही हैं? तो माँ अपना बीता हुआ कल बताने लगी। हमारी फैमिली बहुत खुशहाल थी। मेरे 2 भाई थे। मैं उन दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी। उम्र में दोनों भाइयों से बड़ी थी। एक रात पता नहीं क्या हुआ, हमारे घर में आग लग गई। रात का टाइम था, सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। किसी ने हमारी चीख पुकार नहीं सुनी। आग की शोले इस तरह भड़क रहे थे कि मेरे माँ बाप और दोनों भाई मेरी आंखों के सामने झुलस गए। मैं कुछ ना कर पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। कमरे में कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने अपने हाथों में लगने वाले ट्रिप उतारकर घर की तरफ भाग गई। भागते हुए मेरे कान से तुम्हारे रोने की आवाज़ टकराई तो मेरे कदम वहीं रुक गए। जब मैंने करीब जाकर देखा तो तुम एक कपड़े में लिपटे हुए थे। तुम्हारे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। मुझे आसपास कोई नजर नहीं आया तो मैं तुम्हें उठाकर ले आई, क्योंकि तुम्हें कोई फेंक कर चला गया था। बस उसी दिन से मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारे सहारे ही अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। मैं दिन रात तुम्हारी परवरिश में लगी रहती। मैं तुम्हारे खातिर शादी तक नहीं की। वहां से घर बेचने के बाद मैं यहाँ आकर खरीद लिया और तुम्हारे साथ रहने लगी। लोग समझते रहे कि शायद मैं गलत औरत हूँ। माँ की ये सब बातें सुनने के बाद मैं शर्मिंदगी के मारे माँ के आगे नजरें नहीं उठा पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था अभी जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने माँ से गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और रोते हुए माँ के गले लग गया। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, खबरदार, आज के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू नजर न आए, क्योंकि जब तुम रोते हो तो मेरा कलेजा फट जाता है। बेशक मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मगर एक माँ की तरह परवरिश की है। तो मैं बोला, जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ बड़ी है, इसलिए मुझ पर सिर्फ आपका हक है। जब रोने के बाद मेरा दिल हल्का हुआ तो मैंने माँ से बोला, माँ, कब से ये चल रहा है? मतलब ये लड़के कब से कटिंग सीखने आपके पास आते हैं? तो माँ बोली, अब तो भगवान की कृपा है, बेसहारा लड़कों को अब पूरी तरह कटिंग और सिलाई आ गई है। मैं इन बेसहारा लड़कों से कोई पैसे नहीं लेती। मैंने कहा, माँ, उन्हें इस तरह आने की क्या जरूरत है? ये दरवाजे से भी तो आ सकते हैं। माँ बोली, बेटा, मैं डरती थी कहीं तुम्हें ये बुरा ना लगे, इसलिए मैंने उनसे कहा मैं शाम के टाइम खिड़की खोल दिया करूंगी और तुम लोग आकर अपना काम कर लेना। क्योंकि मेरी माँ के पिताजी का अपना कपड़ों का शोरूम था जिसमें वह कपड़े बेचा करते थे और कटिंग और सिलाई भी खुद से किया करते थे। मेरी माँ अपने घर में सबसे बड़ी थी। उनके पिताजी ने उनको भी ये सब काम सिखाया था। वह इस चीज में बिल्कुल मास्टर थी, इसलिए उन बेसहारा लड़कों को सिखा रही थी। ये बेसहारा लड़के थे, इनका कोई आगे पीछे नहीं था। ये कुछ सीख लेंगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और भगवान की बड़ी कृपा है, मेरी मेहनत रंगराई है। उन्हें पूरा सिलाई और कटिंग भी आ गया है। अब ये किसी की दुकान पर बैठकर 4 पैसे खुद के लिए कमा सकेंगे। मैं बोला, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा किया आपने। इस सब का पुण्य तो भगवान आपको जरूर देगा। वक्त के साथ साथ मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी और मैंने अपनी माँ को महारानियों की तरह रखा हुआ था। अब मेरी पत्नी की भी हिम्मत नहीं होती थी वो मेरी माँ के साथ बुरा बर्ताव करे, और मैं भी अपनी माँ को अब बहुत इज्जत देता। भगवान की कृपा है, मुझे सच्चाई का पता चल गया, नहीं तो मेरी सारी जिंदगी अपनी माँ का ये कर्ज नहीं उतार सकता था। उसने मुझ जैसे लावारिस बच्चे के खातिर अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अब मेरा अंग अंग खुशियों से भरा हुआ है, जिसमें मैं माँ और अपने पत्नी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा हूँ। आज मैंने उन सभी बेसहारा बच्चों के लिए सिलाई सेंटर खोल दिया था, जिसमें मेरी माँ के बाद मेरी पत्नी उन सभी बच्चों को सिलाई और कटिंग सिखाया करती थी। मैंने सिलाई सेंटर का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा था और मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए थे, एक 10 साल का और एक 5 साल का। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।